जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। जैसा कि हम रीड की जो आपकी जो ओल्ड ईयर के लेवल 2 के जो पेपर्स हैं मैथ्स के, उसकी सॉल्यूशन की सीरीज हमने चलाई हुई है, जिसमें आज हम देखेंगे 2010-11 का जो मैथ्स का पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसा आया था, और ये भी सीखेंगे कि हम किसी भी क्वेश्चन को मैथ्स में कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कई बार बताया कि मैथ्स जो है ये लर्निंग का काम नहीं है, ये आपका मेनली समझने का काम है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आप हर क्वेश्चन का अप्रोच को तरीका सीख जाओगे और आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। याद करोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही टॉपिक पे। तो याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो मैं अपनी तरफ से आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आप बस हमारे वीडियोस को पैरेलली फॉलो करें। हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, हमने क्रैश कोर्स के जो वीडियो बनाए हुए हैं उन वीडियो को देखें, और आपका जो है रीट में गारंटीड आउट ऑफ 19 क्वेश्चन आप कंफर्म सही कर दोगे। मैं ये आपको कंफर्म कह रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आपका। 91 क्वेश्चन आपका कहता है कि इफ द किन्हीं दो संख्याओं ए बी का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर है। अब हमने गुणोत्तर, ये जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है आपका, वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में एज इट इज दिया नहीं है। तो हम इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं। हमने कोर्स में नहीं पढ़ाया था, इसीलिए मैंने आपसे कोर्स में बताते हुए कहा था कि कुछ चीज़ें जो छूट जाएंगी उनको हम क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अर्थमेटिक मीन जो होता है किन्हीं भी दो नंबर का, वो होता है a प्लस बी बाई टू। आप इसको ध्यान रख लेना, आपको याद ही रखना है। दो नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो a प्लस बी बाई टू होता है। ज्योमेट्रिक मीन होता है दो नंबर का रूट ऑफ ए बी। ये आपको याद रखना, इसलिए इसकी डेरिवेशन में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका डेरिवेशन आप एक अलग से आपके लिए एक बर्डन हो जाएगी। बस आप ध्यान रख लो कि किन्हीं दो नंबर का अगर वो ए और बी है तो आपका उनका अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू होता है और ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है। तो क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, किसी भी टाइम पे आपको दो नंबर दे देंगे, उनका आपको पूछेंगे कि 4 और 5 दो नंबर है, बताओ उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा। तो आपको ये इसमें वैल्यू डाल देनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जो समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर है। तो मेरे को बोला क्या है, मेरे को ये बोला है कि a प्लस बी बाई टू जो है वो रूट ए बी के बराबर है। तो अच्छी बात है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक इक्वेशन टाइप की बन गई मेरी, a प्लस बी इक्वल टू टू रूट ए बी। मैंने आपको सवाल सॉल्व करते वक्त कई बार बताया, सीटेट के भी हमने जब सवाल सॉल्व किए थे, कि जहां भी आपको रूट दिख जाए इक्वेशन में, आप सबसे पहली चीज करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। रूट को आपको हटाना पहला पर्पस होना चाहिए आपका सवाल में। ठीक है, तो अब रूट को हटा दो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से मेरा रूट जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा कितना है, अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में जाके लिखूं तो ये बन जाएगा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू टू ए बी। ठीक है, इस वाले इसको मैं ले आता हूँ इधर, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है ये सर्व समीकरण होती है टू ए बी इक्वल टू टू ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा, ये फोर ए बी हो जाएगा मेरा, स्क्वायर किया है ना मैंने यहाँ पे, तो ये फोर ए बी हो जाएगा, फोर ए बी। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। फोर ए बी इधर आएगा तो टू ए बी हो जाएगा जीरो। ये क्या है, ये आपकी फिर से एक नई सर्व समीकरण है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो है तो ये कब हो सकता है, एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ए बराबर हो किसके, बी के। और कोई केस ही नहीं है, और किसी केस में जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है सर्व समीकरण में LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं। तो मेरा LHS है ये और RHS है मेरा जीरो। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो इसमें एक ही कंडीशन है कि A बराबर B होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर, तो इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, D। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपकी जो समझने वाली बात है वो दो बातें। एक तो आपको ये ध्यान रखना है एम और जीएम क्या होते हैं। ठीक है, अप्रोच में बता रहा हूँ कि आप अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अप्रोच वाला पार्ट जो है आपका ये वाला है। जैसे आपको रूट दिख जाता है किसी भी इक्वेशन में, अगर इक्वल टू रूट फाइव है, इक्वल टू रूट ए बी है, रूट के है, जो भी है, पहली सोच आपके दिमाग में आनी चाहिए कि दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट को हटा दिया जाए। ठीक है, इजी, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 48,000 रुपए का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आई थिंक सेम क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर वाले पेपर में भी किया था, उसमें डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे सॉल्व करना है, तो समझ लेते हैं सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो मेरा आपका इसका सॉल्व कैसे हो जाएगा, ये अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरा, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटू 1 प्लस
रेट। अब मैंने आपको रेट में कॉन्सेप्ट बताया था, हमने पिछले वाले पेपर में भी डिस्कस किया था, और हमने लास्ट जो हमारा क्रैश कोर्स है, जो हमने क्रैश कोर्स में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो फॉर्मूला होता है वो टर्म्स क्या होती हैं। देखो यहाँ पे जो रेट होती है वो रेट होती है ईयरली, हमेशा इस फॉर्मूले में ईयरली रेट होती है, लेकिन यहाँ आपको दिया हुआ है बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। तो जैसे ही 6 मंथ्स आएगा वैसे रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि एक साल की रेट अगर 10% है तो 6 महीने की 5 होगी, और नेक्स्ट 6 महीने की भी 5 होगी, तो 5 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 100। तो रेट तो मेरी ये आ गई। उसके बाद पावर क्या आती है मेरी, पावर एन। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार वो ब्याज उसको ऐड हो रहा है उसके प्रिंसिपल में, उसके मूलधन में। तो देखो 1.5 साल तक उसको करना है, तो क्या यहाँ पे मैं पावर 1.5 लिखूंगा, नो, रॉन्ग हो जाएगा। वो 1.5 क्यों लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसमें क्योंकि मेरा 6 मंथ्स में चेंज हो रहा है, तो 1.5 साल में कितने 6 मंथ्स आते हैं। अगर मैं लिखूं 1.5 ईयर्स, तो इसमें कितनी बार 6 मंथ्स आएंगे, 1, फिर 2, फिर 3, तो देखो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 18 महीने, 18 महीने मतलब 1.5 साल। तो 3 बार मेरा जो ब्याज है उस प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है। यहाँ कितना आएगा मेरा, 3 आएगा। बस ये आपका पहला स्टेप है जो इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। देखो 5 से 20 बार कट गया, ये मेरा आ जाएगा कितना, 48,000 इंटू, ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं एलसीएम ले लो तो 21/100, और पावर 3 है तो मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो आप इसको कैंसिल कर दो, 2 जीरो यहाँ से कट गई, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा 20 बार कटा, सॉरी यहाँ पे बनेगा 21/20, ये 20 है यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि मैंने उसको 20 बार काट दिया था। तो ये हो जाएगा नीचे मेरा, नीचे जो आएगा मेरा वो आएगा 20 20 20, तो 0 0 0 से तो ये कट गया, और 2 2 4 2 8 से ये 6 बार कट गया। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 6 इंटू 21 आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 7566। ठीक है, तो आप इससे बता सकते हो कि आपका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि तो ढंग से कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप कई बार मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दोगे तो आपकी सारी मेहनत ही खराब हो जाएगी। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें समझने वाली चीज़ है वो है ये, आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे डालनी है, एक बार फिर समझ लेते हैं। वैसे क्रैश कोर्स का वीडियो जाके देखना, चक्रवृद्धि ब्याज वाला हमारा, उसमें मैंने डिटेल आपको समझाया हुआ है। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो होती है वो कितने बेसिस पे दी जा रही है। अगर 6 महीने के बेसिस पे दी जा रही है तो आधी हो जाएगी, 3 महीने के बेसिस पे दी जा रही है तो 1/4 हो जाएगी, 4 महीने के बेसिस पे दी जा रही है तो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी बार वो ब्याज आपका उसमें ऐड हो रहा है प्रिंसिपल में, उतनी ही बार आपका वही आपकी यहाँ पे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इस चीज को बहुत ढंग से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का ही आने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है 10 रुपए बढ़ाकर अंकित करता है। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ब्याज वाले डिस्काउंट वाले सवाल हमने किए थे, उसमें हमने कई सारे इस टाइप के सवाल किए हैं। अब देखो इसमें क्या कर रहा है दुकानदार, इसका वास्तविक मूल्य तो है 100, तो ये 10% बढ़ा के करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर 100 है तो आप डायरेक्ट उसमें ऐड कर दो, क्योंकि 100 का परसेंटेज एज इट इज वही होता है। अगर और कोई नंबर होता तो अपन उसका 10% निकाल लेते। ठीक है, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10%, 10, तो 100 से अगर 10% बढ़ा के बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है। ठीक है, अब उसने क्या किया है, वो उस वस्तु को 10% कमीशन दे देता है, इस पे 10% वो कमीशन दे देता है। इसका 10% कितना हो जाएगा, 10/100, तो 0 0 0 0, ये हो जाएगा 11, यानी 11 रुपए का वो कमीशन दे देता है, किस पे, 110 पे। तो 110 माइनस 11, इतना वो कमीशन देता है, तो बेचता कितने में, 99 रुपए में। कमीशन मतलब डिस्काउंट, उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% का डिस्काउंट दे दिया तो उसने कितने में बेचा, उसको 99 में। यही हमने पूछा, यही पूछा कि उसने वस्तु कितने रुपए में बेची है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 99 रुपीज में। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब भी किसी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना हो तो आप उसको 10/100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उस परसेंटेज डिवाइड बाई 100 कर दो। अगर आपको अगर 50 का 60% निकालना है तो आपको करने का तरीका क्या है, 50 इंटू परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना, 50 का 60% कितना हो गया, 30। तो किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि आप उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे दो, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज वाले क्रैश कोर्स में हमने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार वो वीडियो भी जाके देख लेना। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। जब भी आपका स्टेटमेंट टाइप का हिस्सा कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बताऊंगा तरीका, कि आप उसको चेक ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। आप चाहो तो डी ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो
ए ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे ए ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पेपर में अगर जा रहे हो तो डी ऑप्शन से स्टार्ट करो, क्योंकि मोस्टली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादातर आपका एक बी सी डी डी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके बाद सी के चांसेस होते हैं, लेकिन फंडामेंटल आपका क्लियर है तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप उसको 10 सेकंड में सॉल्व कर ही दोगे। ठीक है, अब मैंने आपको ये लास्ट ईयर वाला पेपर किया था, उसमें भी हमने सॉल्व किया था कि ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शनल है तो उसका मतलब क्या होता है कि ए बाई बी बराबर है किसके, सी बाई डी के। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब यही होता है, यानी कि इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो ये होता है ए रेशियो बी सी रेशियो डी, ये नथिंग बट यही है। तो इससे मेरा कितना आ गया, इससे मेरा ए डी बराबर बी सी आ गया। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को तो मेरा क्या जाएगा, ए डी बराबर बी सी। तो ये दिया हुआ ए डी बराबर बी सी, ठीक है। तो इन द फोर क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल, तो ए डी बराबर बी सी होगा। तो ये तो ऑप्शन सही है। इनकरेक्ट पूछा है मेरे से, गलत पूछा है, ठीक है। अगर ये समानुपाती है तो ए सी इक्वल टू बी डी, ये तो गलत ही हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने तो अभी निकाला है कि ए डी बी सी होता है, क्योंकि ए और बी तो कॉन्फ्लिक्ट है ईच अदर के, ए सही है तो बी गलत है, तो यानी कि बी नहीं हो सकता। उसके बाद आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको गलत मिल गया तो आप आगे बढ़ो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहा है कि किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500, ये ग्रोथ का क्वेश्चन है आपका, जो नॉर्मली एक टॉपिक है ग्रोथ आपके सिलेबस में, उसी का क्वेश्चन है। ये बता रहा है कि आपका जो संस्था है उसमें ग्रोथ डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। देखो 2500 सदस्य हैं उसमें, बिगनिंग में ये 10% बढ़ते हैं पहले वर्ष में, फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ते हैं। तो किसी भी नंबर का 10% निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था, उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे दो, ठीक है। तो कितना हो गया ये अपना 250, तो यानी 2500 में आप 250 से वो बढ़ते हैं, यानी प्लस कर दोगे आप तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 2750। तो एक साल में मेरे कितने हो गए, 2750 हो गए। अब कहते हैं तो दूसरे वर्ष में 10% घट जाते हैं। अब दूसरे वर्ष में 10% घट जाते हैं, तो अब पहला वर्ष, ये मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है यहाँ से, तो 10% घटेंगे तो किससे घटेंगे, इसके 10% घटेंगे तो इसका 10% निकाल दो, इसका 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 275। 275 किस में से घटेंगे, इसमें से घटेंगे, तो ये 2750 थे पहले, उसमें से 275 आपके घट गए, तो ये बचा उसमें 5, ये 14 में 7 गया तो 7, कितना बचा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 4, 14 में 7 गया तो 7, यहाँ बचा 26 में से 2 गया तो 2। तो ये कितना हो गया मेरा, इसमें मैं घटाऊंगा तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 95 का, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कितना आ गया, 10 में से 5 गया तो 5, 14 में से 7 गया तो ये हो गया मेरा 2750 में से 275 घटाने हैं तो ये हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 14 में 7 गया तो 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया तो 4, 2475 हो गया मेरा। तो अब मेरा फाइनल जो सेकंड ईयर के बाद जो काउंट आया हुआ है 2475। अब इसको पूछा है कि इनिशियल से कितना डिफरेंस आ गया इसमें, इनिशियली 2500 था, अब रह गया 2475, तो यानी कि 25 आपका घट चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो बस आपको समझना ये है कि बस जैसे जैसे आपसे पूछ रहा है ना कि यहाँ से बढ़ा, कितने से बढ़ा, 10% से बढ़ा तो उसका 10% निकाल के ऐड कर दिया 2500 में। यहाँ से 10% घटा, कितने से घटा, 2750 से घटा, तो 2750 का 10% निकाला और हमने उसको उसमें से घटा दिया 2750 में माइनस, तो मेरा कितना आ गया 2475। तो 2 साल बाद जो मेरा सदस्यों की संख्या है वो कितनी होगी, 2475। इनिशियली कितनी थी 2500, कितनी घट गई फाइनली, 25 घट गई, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टरनेट एंगल का क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, लास्ट टाइम भी किया था, मैंने आपको बताया था कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं जब उसको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काटती है तो कौन कौन से एंगल क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया था। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है अल्टरनेट एंगल पूछा है, ठीक है। और मैंने अल्टरनेट एंगल का आपको बताया था कि अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो आपके ये वाले होते हैं। अगर मैं इसमें नोट करूं तो आपका इस लाइन दे रखी है, देखो यहाँ पे लाइन दे रखी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। एक तो अल्टरनेट एंगल मतलब एक उसके एक के पीछे एक, मैंने आपको बताया ना मिरर इमेज टाइप से, तो ये होगा। और एक अल्टरनेट एंगल इसमें कौन सा होगा, एक अल्टरनेट एंगल होगा इसमें ये वाला, इस साइड से भी होगा। तो ये मेरा 1, ये मेरा 8, ये मेरा 2, ये मेरा 7, तो मेरा 1, 8 और 2, 7 इसमें अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसी में मैंने आपको जो एक और चीज समझाई थी, एक और एंगल होता है आपका ये वाला, जो कि एंगल होता है आपका ये और ये आपके क्या होते हैं, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर अल्टरनेट एंगल की जगह करस्पॉन्डिंग एंगल पूछ लेता तो ये दो एंगल मतलब आपके 2 और 6 आपके इसके
करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। तो 2 और 6 और 1 और 5 आपके इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा हियर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखो ये क्वेश्चन हमने 2018 17-18 वाला जो पेपर था उसमें भी किया था, और मैंने आपको बताया था कि इस वाले जो शेप होता है, जब आप उसमें ट्राइंगल को इंस्क्राइब करते हो ट्राइंगल को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर होता है ट्राइंगल का, उस पर जब ये जो एंगल होता है, ये एंगल हमेशा इस एंगल का डबल होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा होता है। मैंने आपको ये बताया था, आपको याद ही रखना है। अगर इंस्क्राइब अगर करते हो और सेंटर में अगर इस तरीके से बाइसेक्टर आपका एंगल बनाता है, ठीक है, तो आपका ओ ये जो एंगल है, ये वाला एंगल होगा डबल इस वाले एंगल का डबल होगा। कैसे होगा इसका मैं अपन प्रूफ भी देख सकते हैं, बट आपको प्रूफ में नहीं पढ़ना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चन को करना समझो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको आंसर लगाना है। अगर आप इसको सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि आप इसको प्रूव करने बैठो कि यार ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, समझने के लिए हम प्रूव कर सकते हैं, वो हमने क्रैश कोर्स में आपको समझाया हुआ है कैसे होता है ये, वो आप वहां जाके देख लेना। लेकिन आपको बस याद ये रखना है इस टाइप की जो फिगर होती है उसमें ये वाला एंगल थीटा होता है, ये वाला एंगल 2 थीटा होता है, मतलब डबल होता है इसका। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है और ये पूछा है, तो अगर ये डबल है तो ये आधा होगा, तो अल्फा कितना हो जाएगा मेरा 60/2 विच इज नथिंग बट 30। ठीक है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, ये इसका डबल होता है, तो अगर ये इसका डबल होता है तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, डेरिवेशन आप समझ लेना, दिमाग में रखना अपने, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो ये एंगल होता है वो इस तरीके से डिस्क्राइब होता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। बस आपको समझ ही लेना है कि असत्य कथन आपसे इसमें पूछा गया है, और जहां आपसे असत्य कथन पूछ ले वहां पे आपको बस ध्यान क्या रखना है कि आप उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, उनके सवालों को। ठीक है, अब ये बोल रहा है, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए से। असत्य पूछा है, किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र में बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। देख लेते हैं ये पूछ क्या रहा है। ये एक्चुअली पूछा है कि एक सर्किल है, ये पूछ रहा है कि किसी वृत्त में एक जीवा सपोज ये जीवा है, इसकी केंद्र पर बनाया गया कोण, ये गया कोण, और उसी जीवा द्वारा परिधि के अन्य बिंदु पर बनाया गया कोण, सपोज ये वाला बनाया गया कोण, बराबर होता है। ये तो गलत है, अभी तो पढ़ा था हमने कि ये तो डबल होता है। अगर ये वाला एंगल थीटा होता है तो ये तो 2 थीटा होता है। ये तो हमने पढ़ा था अभी जस्ट कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो परिधि के एंगल से डबल होता है। तो यही मेरा गलत हो गया, तो मेरे को कुछ चेक करने की जरूरत है। ये मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सारे ऑप्शन भी देख सकते हो, सारे ऑप्शन देख के आप समझ सकते हो। व्रत जब हमने पढ़ाया था वहाँ व्रत में हमने ये चीज़ पढ़ाई थी आपको कि व्रत की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और उसी प्रॉपर्टीज में हमारी ये जो है इस तरह की चीज़ें हमारी आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो व्रत वाला आप क्रैश कोर्स में जाके देख लेना। हमने व्रत में ये जो जीवा, कोट, टेंजेंट, इन सब चीज़ों को पढ़ाया हुआ है वहाँ पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मोस्टली ये वाला एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। ये इसी पेपर में देखो, ये 2 बार आ चुका है। 17-18 के पेपर में भी ये आया था, और चांसेस है कि ये 2021 के पेपर में भी ये आ सकता है। तो ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, या तो थ्योरेटिकल फॉर्म में आ सकता है या फिर डायरेक्ट आपसे डेटा के फॉर्म में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी व्रत का जो और प्रॉपर्टीज है, व्रत की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एरिया क्या होता है, वो आप क्रैश कोर्स में जाके एक बार देख लेना। ठीक है, चलो आपसे पूछा है कि एक आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, आपको पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो मुझे पता है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। जो मेरा समांतर चतुर्भुज होता है, सपोज KLZU, इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बस अब मुझे बेस और हाइट पकड़नी है कि इसमें बेस क्या है। अब देखो, अगर ये समांतर चतुर्भुज आप देखोगे तो ये समांतर चतुर्भुज है एक्चुअली मेरा ये। ठीक है, ये मेरा समांतर चतुर्भुज है, इसका बेस तो हो गया मेरा UZ। ठीक है, तो ये तो है मेरा बेस, और हाइट कितनी है इसकी, ये है मेरी हाइट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो UZ 5 दे रखा है, यानी बेस तो मुझे दिया हुआ है, ये तो मुझे 5 दिया हुआ है। हाइट कितनी है, XU। अब ये और ये बराबर होंगी, क्योंकि आप देख लो, ये वाला जो होता है, ये वाली और ये वाली साइड बराबर होती है दोनों, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है, एक आयत का ही टिल्टेड फॉर्म होता है। एक आयत को भी आप एक कोने से प्रेस कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो XU क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 होगी, 5 × 4 20, यानी 20 सेंटीमीटर मेरा, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर मेरा इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा इसका,
एरिया हो जाएगा मेरा 99 का ऑप्शन नंबर डी, विच इज नथिंग बट 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना ए ना लगा देना इसमें, क्योंकि ए क्या है, ए भी 20 है लेकिन ए जो है सेंटीमीटर है। मेरा जो एरिया निकल के आता है वो आता है स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तो दोनों जब मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा जो एरिया आएगा वो आता है हमेशा स्क्वायर फॉर्म में आता है, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात आपकी ये है कि जो बेस इंटू हाइट जो फॉर्मूला होता है उसमें हाइट आपकी ये वाली भी हाइट होती है और ये वाली भी हाइट होती है, ये दोनों बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज जो होता है वो एक आयत का ही टिल्टेड फॉर्म होता है। आयत को ही अगर देखोगे आप, ये आपका आयत है, ये आपका आयत है, उसी आयत को यहां से प्रेस करके मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, आगे समझ में? चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरोज फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपको ये चीज एक्चुअली जो आपका सिलेबस है उसमें केवल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला दे रखा है, और हमने आपको 3-4 फॉर्मूले बताए। ये वाला फॉर्मूला भी बताया, आपको ध्यान रखना है कि जो हीरोज का फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है हमारा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे ए बी सी तो आपकी साइड्स की लेंथ होती है और एस होता है आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है जिसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसी तरीके से फॉर्मूला होता है इसका। और इस फॉर्मूले में, और ये फॉर्मूला आपको यूज कहाँ करना होता है, मोस्टली क्या होता है, ट्राइंगल का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको अगर 3 भुजाएं डायरेक्ट दे दी और आपसे पूछा कि इसका एरिया निकालो, तो यही एक तरीका है उसका एरिया निकालने का, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर आप तीनों भुजाएं समान दे रखी हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो आप उसमें वैल्यू डालोगे तो वो चीज़ वैसी वैसी निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, या फिर वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, एक रैंडम ट्राइंगल है, तो फिर आपके पास यही एक तरीका बचता है उसका फॉर्मूला का एरिया निकालने का। तो मेरा इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए, तो बी मेरा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हीरोज का फॉर्मूला होता है आपका एरिया निकालने का, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एस है वो होता है पैरामीटर, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये मेरा एरिया का फॉर्मूला होता है। इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे, हमने वैसे एप्लीकेशंस की करवाई हुई है, बाकी इसकी एप्लीकेशन भी देख लेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, और कब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आंकड़ों को लेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिसका आधार एक अक्ष हो, आधार बराबर चौड़ाई के हों, दो आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो, कहलाता है। देखो, मैंने आपको चीज बताई थी, हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था इस चीज को, कि अगर आपका इस तरीके का है डायग्राम, इस तरीके का डायग्राम है, आयत जो हमने बनाया हुआ है, तो ये तो कहलाता है मेरा हिस्टोग्राम। ये जो चार्ट है वो कहलाता है मेरा हिस्टोग्राम। और अगर मेरा जो चार्ट है वो इस तरीके का है, मैंने जो आयत बनाए हुए हैं उन आयत में एक बराबर की डिस्टेंस मैंने छोड़ी हुई है, और जो आयत है वो भी समान शेप के, ये डिस्टेंस बराबर होगी सब में, दो आयतों के बीच में। ये मेरा कहलाता है बार चार्ट, या आप उसके दो बार डायग्राम, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। यही आपसे इसमें पूछा है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो डेटा जो रेक्टेंगल की फॉर्म में बताता है, और आपका आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो, ये स्थान अगर बराबर हो, ये क्या होता है मेरा बार चार्ट। तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मेनली इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके आते हैं जहाँ पे आपको हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट के बारे में एक डेफिनेशन दी जाती है, और आपको बताना है कि उस डेफिनेशन के हिसाब से कौन सा चार्ट सूटेबल होता है। तो हमने स्टेट्स में जो स्टेट्स का जो टॉपिक कराया था क्रैश कोर्स में, उसमें ये चीज़ पढ़ाई हुई है कि डिफरेंट चार्ट क्या उनकी फॉर्मेशन होती है और किस टाइप के फॉर्मेशन में वो काम में आते हैं। तो आप एक बार वो भी देख लेना। बाकी हमने ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन तो पेपर में भी कर ही लिए हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हिस्टोग्राम क्या होता है और बार चार्ट क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ दिस इज, मैंने आपको ये चीज़ प्रीवियस पेपर में भी आई थी, बताई थी कि ये जो आपका 1 2 3 4 और ये जो होती है, ये सिंबल होता है आपका 5 के लिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सेम ही है, ये भी आपका 5 ही है। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको टैली मार्क बोलते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैली मार्क। तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये व्हाट इज दिस मार्क, ये मार्क क्या है, तो इसको बोलते हैं टैली मार्क। और आपका ये जो हो जाएगा इस क्वेश्चन में हो जाएगा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो आपका ए आप इसका करेक्ट हो जाएगा।
आपको उसको दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर पेपर में जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे उनको बताया था कि इसका रिप्रेजेंटेशन अगर तुम्हें 6 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, 4, ये 5 और 1। अगर मेरे को 8 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 2 3 4 कट 1 2 3, तो ये मेरा 8 हो गया। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, टैली मार्क सिंबल से 8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का होता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको ध्यान ये रखना है कि ये मार्क टैली मार्क होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन डेटा एनालिसिस में इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डेटा दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज मैं आपके लिए लेके आया था, वो है आपका चार्ट। ठीक है, ये चार्ट हम इसको पहले तो समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखो मेरे को डेटा दिया हुआ है, ठीक है, अब डेटा मेरे को दिया हुआ है कुछ लैक्स मेरे को डेटा दिया हुआ है। आपने छठी सातवीं क्लास में ये चार्ट बनाया होगा, आपको एक ग्रीन कलर का एक पेपर दिया जाता था, उसमें आपको बनाना होता था, कुछ डेटा दिया जाता था और आपको बनाना होता था कि इसमें आप उस डेटा को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो उसमें आपको एक स्केल एक चीज लेनी होती थी। अब ये स्केल क्या होता है, देखो स्केल मेनली क्या होता है कि आप जब भी किसी डेटा को, बड़े डेटा को एक छोटे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो आपको उस ग्राफ की साइज के हिसाब से डेटा को श्रिंक करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आपका मैप होता है, ठीक है, आपका सपोज एक राजस्थान का मैप ले लो आप, थोड़ा सा मैं मेरे से अच्छा बना नहीं है पर ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। अब आप अगर राजस्थान में अगर आप कोटा से जयपुर की डिस्टेंस देखोगे तो लगभग 350 किलोमीटर करीब आती है। लेकिन 350 किलोमीटर क्या मैं चार्ट पे बना सकता हूँ? नहीं बना सकता ना, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए बनाना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो हमारे महापुरुष थे, इंटेलिजेंट लोग, उन्होंने जो जिन्होंने चार्ट का, इन मैप्स का आविष्कार किया, उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करें, कुछ स्केल डिसाइड कर लें कि हम चार्ट को बनाते वक्त या मैप को बनाते वक्त हम एक स्केल लेंगे। हम ये कह देंगे कि 1 किलोमीटर को हम एक इस यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मेरा 350 किलोमीटर अगर एक्चुअल डिस्टेंस है तो मैं एक यूनिट को, जो एक यूनिट जो मेरी मैप पे आएगी उसको मैं सपोज मानता हूँ मैं उसको 350 किलोमीटर में उसको 350 किलोमीटर से ही रिप्रेजेंट करूंगा सपोज। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे इस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। तो जब भी मैं, मेरा ये स्केल मुझे पता है कि 1 यूनिट मेरा है बराबर 350 किलोमीटर, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, फिर इजीली मैं उसको बस यहाँ चार्ट पे मुझे 1 यूनिट की डिस्टेंस बनानी है। अगर किसी के कोटा और सपोज फॉर एग्जांपल मेरा एक और कोई सपोज एमपी में कोई जगह है, सपोज फॉर एग्जांपल है इंदौर, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ कि मैं 700 किलोमीटर है। तो फिर क्या होगा, मेरे को 2 यूनिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। यूनिट क्या है, ये यूनिट मेरी वर्चुअल यूनिट है, किलोमीटर मेरी एक्चुअल यूनिट है, लेकिन एक जो मैंने वर्चुअल एक यूनिट बना दी, जो वर्चुअल स्केल बना दिया, जिसके थ्रू मैं मैप पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और वो स्केल में डिफाइन कर दूंगा, मैं बता दूंगा वो स्केल सबको कि भाई देखो मैंने जो क्या किया है, 350 किलोमीटर को एक यूनिट मान लिया है, उसको एक्स मान लो, एक एक्स मान लिया है। अब आप जब भी आपको 3x दिखे तो आप मान के चलो उसको 350 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी एक्चुअल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये तरीका होता है स्केल को समझने का। ठीक है, अब बात आपको समझ में आ गई होगी स्केल क्या होता है, स्केल को डिफाइन कैसे किया जाता है और स्केल का यूज क्या है रियल लाइफ में। स्केल का यूज क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल डिस्टेंस है दो सिटीज के बीच में, वो तो आप मैप पे डाल नहीं सकते क्योंकि वो काफी बड़ी होती है, तो आपको श्रिंक कर देते हो, आप उसको एक डेटा कुछ भी यूनिट मान लेते हो, जैसे कि हमने यहाँ मानी 1 यूनिट बराबर 350 किलोमीटर। तो अब आप क्या करोगे कि जितने भी आपके शहर हैं उस मैप के अंदर आने वाले, उनमें आप जितनी भी किलोमीटर की डिस्टेंस होगी उनको 350 से मल्टीप्लाई करते जाओ, और वो आपका जो छोटा सा यूनिट आ जाएगा उसको आप ड्रॉ करते जाओ, तो वो इजीली ड्रॉ हो जाएगा मैप पे। ठीक है, ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट होता है स्केल यूनिट का। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स, ये हमारा एक डेटा दिया हुआ है, डेटा एक लाख में दिया हुआ है, 1.5 लाख, 2.1 लाख, 2.7 लाख, 3.3 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल स्केल ऑफ ए चॉइस फॉर 1 यूनिट। अब क्या होता है, देखो यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सूटेबल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि सूटेबल मतलब आपको चार्ट थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए आपका। ठीक है, अब मैं देखो ये डेटा में यहाँ पे अपन चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, सपोज 1.5, 2.1, 2.7 एंड 3.3, ये मेरा डेटा है। ठीक है, इसको मैं चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ग्राफ वाले जो इस टाइप के जो पेपर होते हैं, इस ग्राफ में आपका जो, इसमें ग्राफ में आपका जो ये होता है, ये एक यूनिट कहलाता है। आप मान के चलो कि ये एक यूनिट है और ये एक यूनिट 5 में और फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो मैं स्केल कुछ ऐसा लूं जो मेरा ये 1 यूनिट को कवर कर ले।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा डेटा क्या दिया हुआ था, वाई एक्सिस पे मेरा डेटा दिया हुआ था 1.5 लाख, 2.1 लाख, 2.7 लाख, 3.3 लाख। अब आपको डेटा को थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि देखो ये डेटा जो है, ये ऑप्शंस, मेरे ऑप्शंस कौन कौन से हैं, मेरे ऑप्शन अगर देखोगे तो 50,000, 30,000, 40,000 और 60,000। अब ये मेरे, अगर मैं एक यूनिट को 30,000 लेता हूँ सपोज फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एक नंबर मुझे चाहिए जो जिसका भाग इन सब में जाता हो, तो क्या होगा कि अगर मैं उसको स्केल ले लूंगा तो मैं सीधा वो ब्लॉक्स बता सकता हूँ कि इतने ब्लॉक्स में मेरा 1.5 आएगा, इतने ब्लॉक्स में मेरा 2.1 आएगा, इतने ब्लॉक्स बाद मेरा 2.7 आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें अगर आप देखोगे कॉमन, तो 30,000 एक ऐसा नंबर निकल के आ रहा है इसका सब में भाग जाता है। देखो 30,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, सॉरी अगर इसको डिवाइड करूंगा 5 से 30,000 आ जाएगा, इसको 30,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, 5 से 7 से किया तो 2.1, इसको अगर 9 से किया तो ये आ जाएगा, इसको 11 से किया तो ये आ जाएगा। यानी कि मेरा जो एक यूनिट अगर मैं 30,000 का मान लूँ, 30,000 का, तो मेरा 1.5 लाख कहाँ आएगा, 1 1 1 कहाँ आएगा मेरा, सॉरी इसको फिर से चला देते हैं। ठीक है, तो मेरा 1 कहाँ पर आएगा, मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, मेरा 1 आएगा 1 2 3 4 5, ये मेरा 5 हो गया। देखो यहाँ से अगर आप नोट करोगे, ये वाली लाइन को मैं देखूँ, यहाँ पे 5 है तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.5 लाख आ जाएगा। क्योंकि मेरा 30,000 मैंने एक ब्लॉक को माना है, एक ब्लॉक की वैल्यू मैंने कितनी मानी है, 30,000 मानी है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे स्केल क्या हो गया, मेरा स्केल है 1:30,000 का स्केल है। ठीक है, तो 30,000 को मैंने क्या माना है, एक ब्लॉक माना है, तो 1.5 यहाँ आ गया। अब 7 ब्लॉक अगर मैं ऊपर जाऊँ, 5 6 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 2.1 आ जाएगा। और अगर मैं और ऊपर जाता हूँ यहाँ से, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा। और मैं 11 स्केल ऊपर जाता हूँ, अगर 9 ये हो गया, और यहाँ से आ जाएगा 10 11, यहाँ मेरा 3.3 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इजीली ये डेटा मैंने ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया, तो मेरा जो ग्राफ बन जाएगा, मेरा ग्राफ बना हुआ है ऑलरेडी, वो इस तरीके का बन जाएगा। वाई एक्सिस पे मेरा जो डेटा क्लियरली आ गया। अब आप सोचोगे सर 30,000 ही क्यों लिया, आप 60,000 भी ले सकते थे। यस, आप ले सकते हो 60,000 भी। उससे बस क्या होगा कि आपका ग्राफ जो है थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा, क्योंकि आपको जो यूनिट है वो सूटेबल यूनिट लेनी है, इस तरीके से लेनी है कि आपका ग्राफ है जो क्लीन बने। एक यूनिट की वैल्यू इस तरीके से लेनी है कि आपका क्लीन ग्राफ बने। अब आप देखो ऑप्शन में आ जाओ, बी आपका इसका सुटेबल स्केल बन जाएगा। मेरे हिसाब से इसका जो सुटेबल स्केल होगा वो बी होगा। 60,000 भी आप ले सकते हो, लेकिन आप उसमें, मैंने 30,000 लाया कैसे था, मैं 30,000 लाने का मेरा जो कॉन्सेप्ट था ये था कि आपका जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उस डेटा को आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस डेटा को, जो आपका डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को आपको इस तरीके से लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे करूं, देखो आपका जो ये है, ये डेटा है, ये डेटा आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें इस डेटा से ही स्केल डिराइव होगा। तो आप ये देख लो कि जो भी मेरा स्केल होगा वो इस तरीके से होगा कि इस पूरे डेटा में उस पर्टिकुलर स्केल यूनिट का भाग चला जाए। तो आप देखोगे तो 30,000 ये जिसका सब में भाग जा रहा है, 50 का आपका इसमें तो जा रहा है 1.5 में, लेकिन 2.1 में पूरा नहीं जा रहा है। अगर आप 50,000 का स्केल लोगे तो आपकी क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 ले लिया मानो, तो आपका 1.5 यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपने 50,000 का लिया तो स्केल, अगर मैं यहाँ पे 1:50,000 का स्केल ले लूँ तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन 2.1 कहाँ आएगा, आप 2.1 में अगर भाग दोगे तो 4 पॉइंट समथिंग बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो 4 मतलब यहाँ पे कहीं इसके बीच में कहीं स्केल आएगा, तो आपको चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ लिखेगा, और हो सकता है आपको चार्ट ढंग से बने भी नहीं। तो ये बहुत समझने वाली चीज है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको जो डेटा दिया हुआ है उसमें उस स्केल का, जो भी आपका स्केल पूछा गया उसका भाग चला जाना चाहिए पूरा पूरा, यानी कि होल नंबर में भाग चला जाना चाहिए। तो क्या होगा कि आपकी एक यूनिट जो कि आपका एक ब्लॉक है, उस आप ब्लॉक से डायरेक्टली कर सकते हो कि मेरा पहला डेटा होगा 5 ब्लॉक पर, फिर उसके बाद मेरा डेटा होगा 7 ब्लॉक पर, फिर उसके बाद मेरा डेटा होगा 9 ब्लॉक पर, उसके बाद मेरा डेटा होगा 11 ब्लॉक पर। तो मेरा सीरीज में 5 7 9 11 एक प्रॉपर तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसलिए मेरा 1:30,000 मेरा सूटेबल ग्राफ है, सूटेबल स्केल है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। ठीक है, और किसी डेटा के लिए और कुछ सूटेबल स्केल हो सकता है, पर इस डेटा के लिए मेरा ये वाला स्केल सूटेबल है। ठीक है, तो यही स्केल निकालने का तरीका होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो स्केल है वो उस पूरे डेटा में सब का उसमें भाग जा रहा है, ताकि आपका जो पूरा पूरा भाग जा रहा है, ताकि आपका
होल नंबर निकल के आया, और होल नंबर को आप इजीली उन ब्लॉक्स में प्लॉट कर दो, क्योंकि आपका एक ब्लॉक जो होगा वो उस एक यूनिट के बराबर होगा, जो होल नंबर आएगा तो उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपको उसमें ऐड करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया 5, 7, 9 और 11। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये चार्ट वाला क्वेश्चन इसमें ट्रिकी था, मैंने समय भी इसमें ज़्यादा लिया है। आप इसको बार बार रिवाइज करके देख लेना एक बार, क्योंकि ये चीज़ हमने, इस टाइप की चीज़ हमने क्रैश कोर्स में भी कवर नहीं की है। तो आपको यहाँ पे इसको समझ लेना ढंग से। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपका गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सॉल्व करने का क्वेश्चन का तरीका ये कि स्केल को इस तरीके से चूज करना है कि उस डेटा का, वो डेटा में उस स्केल का पूरा पूरा भाग चला जाए होल नंबर में। सवाल तो यही सॉल्व हो गया आपका, लेकिन स्केल होता क्या है समझते कैसे हैं, इसलिए मैंने आपको ये इतना सारा इसमें टाइम लिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था पाई चार्ट में जो होता है डेटा दो तरीके से ही डिवाइड होता है मेनली, या तो परसेंटेज फॉर्म में दिया होता है या फिर एंगल फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, तो आपको इसमें एंगल फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ये पूछा है कि इन वेरियस वृत्त में किए जाने वाला अवरोही क्रम है, मतलब आपको एक्सपेंडिचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे ज्यादा किस पे हुआ, फिर किस पे हुआ, फिर किस पे हुआ। तो एंगल देख लो, मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज्यादा तो फूड पे ही हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल उसका है तो सबसे ज्यादा होगा। या मान के चलो कि मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा स्लाइस, जिसका सबसे बड़ा स्लाइस होगा वही वाला पोर्शन सबसे ज्यादा होगा। हमने प्रीवियस पेपर में हॉर्स राइडिंग वाला क्वेश्चन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जिसका सबसे बड़ा स्लाइस होगा वही आपकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें जो सबसे बड़ा स्लाइस है वो उसमें तो क्लियरली दिया हुआ है कि 150 डिग्री का एंगल है, तो वो स्लाइस सबसे बड़ा होगा। तो फूड आपका सबसे होगा, तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो आपका गलती हो गया। तो या तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन बी, या फिर इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख लो आपसे, उसके बाद फूड के बाद आता है मेरा आपका हाउस। ठीक है, क्योंकि इसका एंगल है। ठीक है, तो फूड के बाद फिर मेरा कौन सा आएगा, फिर मेरा आएगा हाउस। उसके बाद आता है मेरा क्लोथ्स। आपको बस इसमें क्या करना है, एंगल्स देख लो आप। ठीक है, ये वाला। उसके बाद मेरा आएगा कितना, सेविंग्स, वो 35 डिग्री का एंगल है। और फिर आएगा मेरा एजुकेशन। तो एजुकेशन मेरा जो है लास्ट में आना चाहिए। एजुकेशन मेरा लास्ट में किस में आ रहा है, केवल इस ऑप्शन में आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको देखना है ढंग से। दो ही चीज समझ के रखनी है कि आपका जो एंगल होता है वो जिसका सबसे ज्यादा होगा स्लाइस वही सबसे बड़ा होगा, और अगर परसेंटेज में है तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वही स्लाइस सबसे बड़ा होगा। वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, उस स्लाइस में डायग्राम में दिख जाएगा, तो आप उससे निकाल सकते हो उसको। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि a length of 35 leaves of plant is measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in following table। आपको डेटा दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि किस पौधे की 35 पत्तियों की लंबाई के आंकड़े 1 मिलीमीटर तक सही रूप में निम्न सारणी में है। देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मैंने बताया था ना आपको, फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन होता है कि जो इस लेंथ की जो डेटा है वो 5 लीव्स ऐसी हैं जो इस रेंज में आती हैं। 136 से 144 में 9 है जो इस रेंज में आती है, 145 से 153 इस रेंज में आती है, 154 से 162 इस रेंज में आती है। तो आपसे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं जो इस रेंज में है, 145 से 153 के बीच में। ठीक है, अब आप ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन में क्या दे रखा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153। अब जो प्रॉब्लम इसमें क्या आ जाएगी, आप कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं हो सकती है। 145 से 153 के बीच में हो सकता है 146 वाली ही जो है सबसे ज्यादा हो, या हो सकता है कि 153 वाली सबसे ज्यादा हो। तो ये कंफर्म नहीं है कि इनमें कौन सी सबसे ज्यादा होगी, पर ये कंफर्म है कि जो भी होगी वो इस रेंज में होगी। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपका सिंगल वैल्यू में दे रखा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। आप इसमें बता ही नहीं सकते कि कौन सी जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा होगी, कोई सी भी हो सकती है, पर होगी तो इस रेंज में होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दे रखा है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ऑफ द, ये घातांक का क्वेश्चन आ गया, अभी तक घातांक का क्वेश्चन आया नहीं था, तो आप घातांक का क्वेश्चन देख लो। इसमें आपको करना क्या है कि आपको करना ये है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरीके की पावर लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो, सबसे पहले आप ऊपर ऊपर की पावर को सॉल्व करो, ऊपर से नीचे आना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले ऊपर के ऊपर को पावर को सॉल्व करो, ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा मेरा 4। इसके बाद इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर 16। तो मेरा पहला तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16। ठीक है, उसके बाद मेरा दिया हुआ है 2 की पावर 2 का ब्रैकेट में 2 की पावर 2। मैंने आपसे ये चीज बताई थी मैंने आपको कई बार कि आप क्या करो, सबसे पहले आप ब्रैकेट के बाहर वाले पावर को सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 की पावर 2 की पावर 4। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो होता है, ब्रैकेट के बाहर होता है, ये क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक दूसरे से।
ये कितना हो जाएगा मेरा 2 की पावर 8, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा दूसरा का। तीसरे को हम सॉल्व करते हैं। तीसरा मेरा दे रखा है 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आप सॉल्व करो पावर को, जो पावर की फॉर्म में दिया हुआ है उसको सबसे पहले सॉल्व करो। तो हो जाएगा 2 की पावर 4 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट, ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको या तो 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं या फिर इसको 16 की पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन कौन से हो गए इसमें, मेरे आंसर हो गए 2 की पावर 16, 2 की पावर 8 और आइदर ऑफ 2 की पावर 8 और 16 पावर स्क्वायर। आप चेक कर लो ऑप्शन में। तो देखो ये तो गलती हो गया क्योंकि पहला तो मेरा क्या आएगा 2 की पावर 16 होना चाहिए, तो या तो ए होगा या सी होगा। अब ए में आप देखो, ए में 2 की पावर 16 है, 4 की पावर 4 है, तो ए भी नहीं हो सकता, तो या तो सी होगा 2 की पावर 8। लेकिन ये दे रखा है मेरा 8 की स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर जो गलत है, या तो 2 की पावर 8 होगा या 16 का स्क्वायर होगा। तो इसमें से चारों में से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से फिर ये क्वेश्चन जो आपका बोनस होना चाहिए पेपर में, हो गया होगा, पुराना पेपर है तो बोनस हो गया होगा। लेकिन अगर इसका आपको फिर भी कोई आंसर लगाना है तो क्लोजेस्ट आंसर आपका जो बैठता है वो सी बैठता है। लेकिन क्वेश्चन अगर बोनस हो जाएगा, जैसा मुझे इसका आइडिया नहीं है कि जो बोनस हो जाता है क्वेश्चन वो सबको मिलता है या ओनली अटेम्प्ट वालों को मिलता है, पर मेरा सजेशन ये है कि आप इसको अटेम्प्ट करके आना। अटेम्प्ट करके आओगे तो आप इसमें ऑप्शन आपको सी लगाना होगा। तो अगर हो सकता है कि अटेम्प्ट वालों को ही अगर बोनस का बेनिफिट मिले तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं हमारा 122 क्वेश्चन हमारा कहता है कि फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन आपको निकालने हैं, ठीक है। इसके लिए हम कई बार देख चुके हैं, आपके जो फैक्टर निकालने का तरीका होता है वो आपका, आप या तो सरल समीकरण का यूज़ कर सकते हो या फिर आप जो हमने ट्रिक बताई थी आपको स्क्वायर के बीच वाले नंबर को दो भागों में तोड़ने की, या फिर आप -b + -b² - 4ac/2a वाला फॉर्मूला लगा के भी फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो तीनों मेथड आपके सामने है, आपको जो मेथड, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि तीन मेथड है, कौन सा मेथड अप्लाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि क्वेश्चन में जो दे रखा है ये सर्व समीकरण का ही पार्ट है। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो ये आपका क्या है, ये x - y का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या होता है मेरा x - y का होल स्क्वायर, x² + y² - 2xy, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख दूं x - y का होल स्क्वायर -z², ये मेरा क्या फॉर्मेट बन गया, a² - b² वाला फॉर्मेट बन गया। इसके फैक्टर क्या होते हैं, a² - b² वाले फैक्टर क्या होते हैं, a - b और a + b। a क्या था मेरा, a था मेरा x - y, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x - y - z। इसको क्या लिख सकता हूँ, a क्या था मेरा x1 y + z। मैंने a क्या माना था यहाँ पे, a को x - y माना था और b को z माना था, तो उसके फैक्टर मेरे ये आए, मेरा बन गया। मेरे इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x - y - z, x - y + z। तो अब आप देख लो x - y - z और x - y + z कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर निकालने के तरीके हो गए। फैक्टर निकालने का आपको जो मेनली देखना है क्वेश्चन में, वो देखना है कि अगर वो सरल समीकरण बन रही है तो आप डायरेक्ट उसमें आपके स्टैंडर्ड a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b² लगा के आप उससे उसके फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये एक x² + bx + c एक सर्व समीकरण है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो सर्व समीकरण में मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमने कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि सर्व समीकरण का मतलब होता है LHS जो है वो बराबर है RHS के, ठीक है। अगर ये सर्व समीकरण न हो के इक्वेशन होती तो बात अलग होती, लेकिन ये कंफर्म है कि LHS जो है वो RHS के बराबर होना चाहिए, तभी उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। मतलब जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में है। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, एक एक्सप्रेशन है, आपका कोई व्यंजक है, और राइट साइड में क्या है, 0। तो यानी कि इस व्यंजक की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, और इस व्यंजक की वैल्यू 0 कब हो सकती है, इसकी तभी हो सकती है जब a बराबर भी 0 हो, b बराबर भी 0 हो और c बराबर भी 0 हो, वरना ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि इन तीनों की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तभी ये जो आपका होगा 0 × x² + 0 × x + 0, तो 0 0 + 0 + 0 = 0, तभी आपका 0 = 0 आएगा, यानी कि LHS जो है आपका RHS के बराबर आ जाएगा। तो यही एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सरल समीकरण में आप एक चीज का ध्यान रखना है, सरल समीकरण में जो LHS लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म होती है, राइट हैंड साइड पे जो टर्म होती है, वो बराबर होनी चाहिए। यही हमारा सरल समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि न्यूमरेटर ऑफ आपका एक भिन्न, इसका अंश हर से 2 कम है, इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नहीं भिन्न 1।
तो ये आपका रेशियो का क्वेश्चन भी हो गया और इक्वेशन का भी क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको बताया था जब हम इक्वेशन पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स में कि इक्वेशन के जो क्वेश्चन होंगे मेनली वो आएंगे आपके डेफिनेशन बेस्ड। आपको कोई डेफिनेशन दे रखी होगी, जैसे एज का क्वेश्चन आता है, राम श्याम से 4 साल बड़ा है और वो 1 साल छोटा है, तो बताओ राम की एज क्या होगी। तो ये आपका डेफिनेशन क्वेश्चन, ये भी आपका डेफिनेशन का क्वेश्चन है। तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि जो न्यूमरेटर है, जो आपका अंश है, वो हर से 2 कम है। तो आप मान लो यहाँ पे मेरा आपके मान लेता हूँ कि मैं आपका डिनोमिनेटर x है और ये जो है आपका न्यूमरेटर इससे 2 कम है, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा x-2, यानी कि मेरा जो इसका अंश है वो हर से 2 कम हो जाएगा। तो मेरा ये हर है, अंश हो गया मेरा x-2। अब बोल रहा है इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए, यहाँ से आप 2 घटा दो और हर में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें 2 जोड़ दिया जाए, ये बराबर हो जाता है 1/3 के। बस ये मेरी इक्वेशन बन गई। ये तो मेरा था स्टेप नंबर 1। आपको ये डेफिनेशन से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। फिर से एक बार देख लो, मेरे को बोला था कि जो मेरा अंश है वो हर से 2 कम है, तो मैंने अंश मान लिया x, इसको मान लिया मैंने, ये तो मेरी बनी पहली चीज x-2/x। ये तो क्या बनी मेरी x-2/x। अब मेरे से बोला है कि अंश में से 2 घटा दिया जाए, तो यहाँ से 2 घटा दो, हर में 2 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे 2 जोड़ दो, ये बराबर है मेरे 1/3 के। तो ये मेरा इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तो तरीका मेरा सिंपल है। ये ऊपर तो क्या बन गया x-4, नीचे बन गया x+2, ये बराबर है किसके 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, ये बन जाएगा 3x - 12 इक्वल टू x+2। x इधर आएगा, 12 उधर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे कि आपको जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो, वेरिएबल टर्म्स को आप एक साइड ले आओ और कांस्टेंट टर्म को आप एक साथ ले जाओ। तो ये बन जाएगा 2x बराबर 14। x बराबर कितना रहेगा, इससे ये 12 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 2x बराबर 12 उधर गया तो ये कितना था x+2 था ना, तो बन गया 14। तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा इससे, x बराबर वेट 3x - x, ये आया 2x राइट, 3x - 12 एंड ये आया हमारा x+2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x बराबर 14। तो x बराबर कितना आ गया मेरा 7। अब x बराबर 7 आ गया। मेरे से पूछा क्या है कि जो न्यू फ्रैक्शन आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था मेरा, ओरिजिनल फ्रैक्शन तो मेरा ये था। अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था मेरा, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन था मेरा x-2/2, सॉरी x। तो इसमें अगर मैं वैल्यू डालूँ तो ये बन जाएगा कितना 5/7। तो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/7, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से इसमें निकल के आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको एक इफ यू डिवाइड व्यंजक, ये नॉर्मल अपना बीजीय व्यंजक का क्वेश्चन है जिसमें हम डिवीजन वाला रूल फॉलो करते हैं। तो एक तो तरीका आपका ये है कि आप इसको डिवाइड कर लो, और एक तरीका आपका ये है कि आप इसमें सरसमीका लगा दो। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में सरसमीका लगाना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को डिवाइड किससे करना है, मेरे को डिवाइड करना है x की पावर 4 y की पावर 4 को हमको डिवाइड करना है x - y से। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये मेरा a² - b² का कुछ फॉर्मेट बन रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ x² का होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्या बन गया मेरा a² - b² का फॉर्मेट बन गया, जहाँ पे a क्या है मेरा, a है मेरा x² और b है मेरा y²। इसके फैक्टर कितने निकल के आएंगे, वही इसके फैक्टर निकालने का तरीका तो सिंपल ही होता है, वो a - b होता है और a + b होता है। ठीक है, तो a क्या है मेरा x² - y², और यहाँ पे क्या है a क्या है x² + y²। क्योंकि मैंने a को क्या माना था, यहाँ पे a को x² माना था और b को मैंने y² माना था, क्योंकि इसका होल स्क्वायर था ना। तो ये मेरा जो a है ये क्या है, a मेरा x² है और जो मेरा b है वो मेरा y² है, इसका मेरा होल स्क्वायर था। तो इसके फैक्टर मेरे ये आ गए, यहाँ पे मैंने a और b की वैल्यू डाल दी। इसका फर्दर देखो तो ये देखो, ये a - b² का फिर से फॉर्मूला बन गया ये। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे x - y, x + y, और ये तो मेरा ऐसे चल ही रहा है इधर x² + y²। अब इसको मुझे डिवाइड करना है x - y से। तो आप देखोगे कि x - y से x - y कट जाएगा, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो देख लो आपके रिमाइंडर 0 किस किस में है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो आप यहीं गलत हो गए। अब आप ये आपका फाइनली जो आपका क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका भागफल जो है, अब आप देख लो ये दोनों ही प्लस की टर्म्स है, तो इसमें माइनस की टर्म तो आ ही नहीं सकती, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आंसर मेरा क्या हो गया ए। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, या आपको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x³ प्लस x को जब आप y² से करोगे तो आएगा x² y, और जब y को करोगे तो आएगा yx², y को जब y² से करोगे तो आएगा y³। तो यही आपका एग्जैक्टली आंसर भी होगा अगर आप देख लोगे, यही आपका ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही ट्रिक्स होती है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में।
ये जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को एंड स्टेप तक सॉल्व करो। अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो वहाँ पे तो आपको, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा पेपर पे कि आपने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बस देखना है कि अब यहीं से आपको पता लग गया होगा। देखो एक चीज़ तो आपको पता लगी कि रिमाइंडर 0 है, यानी कि मेरा सी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। एक आपको यहाँ पता लग रहा होगा कि दोनों में प्लस है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का साइन तो आ ही नहीं सकता अगर दोनों में प्लस है, तो इसमें माइनस का साइन है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए यहीं से करेक्ट हो गया, मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। फिर भी अगर आपको क्रॉस कंफर्म करना है तो आप सॉल्व एक मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 3 से 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आप कंफर्म हो जाओगे इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार स्टैंडर्ड स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय का क्वेश्चन है। नॉर्मली ये साइंस का क्वेश्चन है, मैथ्स में भी आ जाता है और फिजिक्स का मेनली क्वेश्चन है। तो आपको इसमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है, जो फॉर्मूला जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, ठीक है। और इसी में एक फॉर्मूला और बन के आता है एवरेज चाल। एवरेज चाल जो होती है वो मेरी होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी बड़े टोटल समय। बस ये चीज आप ध्यान रखना है, दो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है इसमें, चाल बराबर दूरी बटा समय और एवरेज चाल बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है। अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है मुझे, 50 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, और मुझसे पूछा है कि एक्स और वाई दोनों ए और बी से चलते हैं, और एक चलता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और वाई चलता है अपना 25 मीटर पर सेकंड स्पीड से। अब देखो वाई ज़्यादा तेज चल रहा है तो वाई ऑब्वियसली जल्दी पहुंचेगा, तो ये बात तो क्लियर ही होगी। अगर इसमें मैं ऑप्शन में देखूं कि टाइम टेकन बाय देम टू रीच रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्स और वाई के टाइम जो होगा, मतलब वाई का टाइम एक्स से कम होगा, तो इसमें आप देखो तो वाई का टाइम ज़्यादा है, तो ए ऑप्शन तो मेरा हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। इसमें वाई का टाइम ज़्यादा है तो बी भी नहीं हो सकता, तो या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, एक्स का निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय निकालना है तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय को यहाँ ले जाऊँ, चाल को इधर ले जाऊँ, तो मेरा हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 50, और एक्स कितनी स्पीड से चल रहा है 10 से, एक्स पहुंच जाएगा 5 सेकंड में। तो एक्स का आ रहा है 5 सेकंड आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। आपको फिर वाई का निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक्स का आ गया तो वाई का भी आ ही जाएगा, लेकिन क्योंकि आपका जो ए और बी तो रॉन्ग ही हो गया, तो बचा आपका सी, तो सी आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज दो फॉर्मूले आप विशेष ध्यान रख लेना, नॉर्मली इसका ये क्वेश्चन भी आ जाता है, हम देखेंगे। अगर ये हमने वैसे क्योंकि साइंस हमने साइंस के लेक्चर सीरीज शुरू नहीं किए, तो हमने कोर्स में भी नहीं लिया था, इस क्वेश्चन को हम मान के चलेंगे, हमने यही करवाया है। मैं एक क्वेश्चन और कहीं ना कहीं से मॉडल पेपर में एवरेज वाला भी आपको करवा दूंगा। सीटेट में मोस्टली एवरेज वाले क्वेश्चन ही आते हैं, तो सीटेट का कोई क्वेश्चन उठा के मैं आपको इसको करवा दूंगा 3-4 क्वेश्चन, तो आपको एवरेज वाली भी आपको आइडिया लग जाएगा एवरेज का किस टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन ये फंडामेंटल आपका फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय, जो कि ये सवाल आपका उस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम के बीच में पैसा डिवाइड हो रहा है, राम गेट्स 11 श्याम गेट्स 15। स्टैंडर्ड रेशियो का क्वेश्चन है, राम और श्याम के बीच में इस पूरे पैसे को विभाजित करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो लोगों के बीच में अगर रेशियो दे रखा है और आपको पैसे को डिवाइड करना है, तो आपको राम और श्याम के बीच का रेशियो कितना दे रखा है, 11/15, ठीक है। इसको 11 मिलेगा, उसको 15 मिलेगा, इंच के मल्टीपल में उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल में पैसे मिलने का तरीका क्या होता है कि यानी कि वो रेशियो ही है, उसको 11:15 के रेशियो में पैसे हमको बांटने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आर के सामने वाला और एस के सामने वाला, आर को कितने मिलेंगे, आर के सामने वाला डिवाइड बाई टोटल सम इंटू जो पैसा है वो 13,260 को डिवाइड करना है, और शाम के सामने वाला क्या है 15 डिवाइड बाई 26, दोनों का सम, ये हो गया 13,260, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपका अगर देखोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 13 से 2 26 और 1 13 13 2 26 1020, और 2 से भी ये कट जाएगा 510 बार, ऐसे ही ये भी 510 बार कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 11 इंटू राम को कितना मिल जाएगा, 11 इंटू 5 तो 0 1 11 5 55 1 56, 5,610 तो राम को मिलेगा। आप देख लो इसी से निकल के आ गया अपना राम को, तो आपको और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चाहो तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 0 15 1 15 5 ऐसे लगाए, 15 5 75 1 36 6, 7,650 किसको मिलेंगे, शाम को मिलेंगे। तो राम को कितने मिलेंगे 5,610 और शाम को मिलेंगे हमारे 7,650। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको रेशियो दे रखा है और पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपका जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि आप उसके सामने वाला जो है वो एस के सामने वाला जो है उसको आप सॉल्व कर लो, आप उसका सामने वाला डिवाइड बाई सम इंटू टोटल सम, और एस के सामने वाला डिवाइड बाई टोटल सम इंटू जो आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये आपका
तरीका गाइड। कई सारे क्वेश्चन हम इस टाइप के कर चुके हैं, तो आपको शायद अब तो प्रैक्टिस होगी होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ट्राइंगल में हमने ये कवर किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। जैसे ए ऑप्शन में हम देखते हैं त्रिभुज, ए ऑप्शन आपसे पूछा क्या, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनकरेक्ट आपसे पूछा है इसमें, ठीक है। तो आपसे पूछा है सॉरी, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। तो सबसे पहले तो हमने वैसे क्रैश कोर्स में डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सपोज ट्राइंगल है ABC, ठीक है। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं आपका जो ये वाला जो पॉइंट है, सपोज ये। अब इसमें ये क्या है आपका, ये जो चीज है, ये वाला जो है, ये आपको दोनों को बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। इसको कहते हैं माध्यिका। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इस लाइन के बीच में से एग्जैक्टली गुजर रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये इस पॉइंट से गुजर रहा है, ऐसे ही ये बीच में से यहाँ से गुजर रहा है। मतलब ये दो भागों में बांटता है उस भुजा को, इस भुजा को दो भागों में बांटता है। तो ये जो आपका पॉइंट आता है, ये कहलाता है केंद्रक। ये मैंने आपको जब हमने क्रैश कोर्स किया था तो पढ़ाया था, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोइड। तो ये तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ये तो होता है, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं हमारा बी ऑप्शन क्या कहता है, ठीक है। सपोज मेरा ट्राइंगल है BC, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। अब ये तो हो गया था मेरा क्या, मैंने इन दोनों को बांटते हुए सेंटर से निकाला था। अब सोचो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि ये सेंटर में है, सेंटर में भी आ सकता है, साइड में भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर इस पे डाला, ऐसे मैंने एक परपेंडिकुलर इस पे डाला, तो ये जो सेंटर आपका निकल के आया बीच में, ये जो सेंटर, ये मेरा कहलाता है लंब केंद्र। ये मेरा क्या कहलाता है, लंब केंद्र, जिसको हम इंग्लिश में भी कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये मेरा ऑर्थो सेंटर कहलाता है। हमने थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा था कि अगर हम विपरीत दिशा वाले जो विपरीत वाले जो भुजा के जो वर्टिसेस होते हैं, जो होते हैं, वहां से अगर हम लंबवत एक लंब डालें सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो जो आपका इंटरसेक्शन आएगा उसका, जिसपे वो तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, उसको हम लंब केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर। तो ये भी सही है। ये त्रिभुज में भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये बात भी सही है। अब देख लेते हैं सी ऑप्शन क्या कह रहा है। एक और ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, A, B और C। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स टेक ए ब्लू। अब ये कह रहा है किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। अब ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक आपका जो इसमें है कि बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला बाइसेक्ट किया मैंने, इस एंगल को भी बाइसेक्ट किया, एंगल को मतलब यहाँ से इस एंगल को बाइसेक्ट किया, इस एंगल को बाइसेक्ट किया। अब ये जो क्या हो रहा है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि मैंने उस एंगल को दो में बांट दिया। सपोज एंगल 60 था तो मैंने उसको 30-30 पे डिवाइड कर दिया। इस तरीके से मैंने लाइन खींची है, यहाँ से मैंने इस तरीके से लाइन खींची है कि ये जो आपकी दोनों इस एंगल को दो भागों में बांट देती है, और यहाँ से मैंने इस तरीके से लाइन खींची है कि दो भागों में बांट देती है। अब ये बोल रहा है कि इस त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु में मिलते हैं। यस, ये तो मिल रहे हैं, एक बिंदु में मिलते हैं। और हमने पढ़ा भी था कि एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो सेंटर किसी पॉइंट पे आके मिलते हैं, जिस पॉइंट को हम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस वाले पॉइंट को हम ये मिलते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। तो अब तो मेरा इसका, अगर मैं डायरेक्ट आंसर पे जाऊँ तो मेरा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी तो रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं कि मीडियन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट साइड। ये तो सही नहीं है, मैंने आपको बताया था कि ये बोल रहा है कि इस त्रिभुज में जो मध्यिका है वो उस भुजा पर लंब होती है। ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि अगर लंब होगी तो वो मेरा ये वाला केस बन जाएगा। ये तो क्लियर गलती है। लेकिन हमारा तो वैसे ही आंसर आ ही गया था, क्योंकि ABC हमने कंफर्म कर लिया था कि ABC हमारे थ्योरेटिकल जो हमने पढ़ा है ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके हिसाब से A, B और C तीनों करेक्ट ऑप्शन है। तो D डेफिनेटली गलत होगा। लेकिन फिर भी D में जो दिया हुआ है वो तो वैसे ही गलत है कि जो माध्यिका होती है वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। वो माध्यिका जो है परपेंडिकुलर भी हो सकती है और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती। 130वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटल इज लेस देन 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड। ये तो आपको पता है, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जब भी कोई क्वाड्रेटल के अगर चारों ईच एंगल 180 से कम है तो वो कॉन्वेक्स टाइप का क्वाड्रेटल होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तल, उत्तल टाइप का ये क्वाड्रेटल है। जैसे आपका स्क्वायर होता है, आपका रेक्टेंगल होता है, तो ये सब क्या है आपके कौन टाइप के क्वाड्रेटल है। क्वाड्रेटल मतलब वही आपका जिसकी चार भुजाएं हो, उसमें से जो भी
क्वाड्रिलेटरल अगर उनके एंगल्स 180 से कम है तो वो आपका कॉन्वेक्स टाइप के क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। थ्योरेटिकल है, आपको बस ध्यान रखना है ये चीज़। जैसे हमने कई सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स जो पढ़े थे पॉइंट्स में, ट्राइंगल के लिए उनके लिए एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वैसे आपको बस ध्यान रखना है कि एनी क्वाड्रिलेटरल अगर कोई चतुर्भुज है उसका प्रत्येक कोण अगर 180 से कम है तो वो आपका उत्तल टाइप का क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक ट्राइंगल एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः इतनी इतनी है तो समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर वाली भुजा है तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो इसमें जो हमने अभी ध्यान है, आपको एक हीरोस का फॉर्मूला पढ़ा था एरिया निकालने का, वो वाला इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि देखो इसमें केवल आपको भुजाएं दे रखी हैं, आपको कुछ भी नहीं दे रखा है। तो ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था, हमने इसी पेपर में किया भी था और हमने हमारे कोर्स में पढ़ा हुआ है कि जो हीरोस का फॉर्मूला होता है एरिया का, वो वाला हम इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप इसको देखोगे तो एस क्या होता है, मैंने आपको उसमें बताया था कि एस आपका पेरीमीटर होता है जो कि होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसमें आपको दिया हुआ है ट्राइंगल का एरिया निकालना है, 3 भुजाएं दे रखी हैं। जब भी आपको 3 भुजाएं दे रखी है और पूछे कि ट्राइंगल का एरिया कितना होगा तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, सोचना ही मत। क्योंकि इन केस अगर वो डिफरेंट एक समकोण त्रिभुज नहीं है या फिर अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है तो आपको यही वाला फॉर्मूला उसमें लगेगा। वो ट्राइंगल कई टाइप के होते हैं, ये फॉर्मूला जनरल है, ये फॉर्मूले से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो अगर आपको तीनों की लेंथ पता है तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइड बाई 2। तो अगर इसको 2 से तीनों को डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15, तो ये हो जाएगा मेरा 5 4 9 3 12 और ये तो 4 तो 42। तो पेरीमीटर कितना आ गया मेरा 42। इसकी वैल्यू मैं इनमें डाल दूं यहाँ पे, ये बन जाएगी मेरी 42 इंटू 42 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 16। 42 माइनस बी, तो 42 में से कितना घटाना है मेरे को, 42 में से अगर मैं 14 घटाऊँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 42 में 14 घटाया तो मेरे पास बचा, सॉरी 42 में से सबसे पहले मैं 26 घटाया, फिर 28 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 28 14। ठीक है, और अगर मैं 42 में से 30 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 12। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, अब या तो आप इसका सम मल्टीप्लाई कर लो, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, या फिर मैंने आपको तरीका बताया स्क्वायर रूट निकालने का, फैक्टर वाला तरीका। फैक्टर वाला तरीका इसमें बहुत इजीली चलेगा। देखो 42 को आप लिख सकते हो 14 इंटू 3, 16 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4, 14 को कैसे कैसे छोड़ दो आप, इंटू 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3। अब इसका फायदा क्या हुआ इस तरीके से लिखने से, मेरा 14 2 बार है तो ये बाहर आ गया 14 एज इट इज रूट के, 3 मेरा 2 बार है तो 3 भी बाहर आ गया एज इट इज, 4 मेरा 2 बार है 4 बाहर आ गया, और एक जो 4 बचा उसका मेरा स्क्वायर रूट ले लिया 2 बाहर आ गया, तो ये मेरा निकल के आ गया। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा एरिया निकल के आ गया। अब मेरे से बोला है कि समांतर चतुर्भुज का और क्षेत्रफल समान है और दोनों का आधार भी समान है। आधार कितना दे रखा है मेरे को 28 दे रखा है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार मेरे को दे रखा है 28, तो ऊंचाई मुझे निकालनी है, तो h बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ये 14 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आधार, तो वो क्या है मेरे 28, 14 2 28, 2 से 2 कट गया तो मेरा h कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई उसकी 12। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम सोच भी रहे थे कि हम इस करेंगे, यही इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। लगाना कभी है फॉर्मूला, जब भी आपको केवल तीनों साइड दे रखी हो ट्राइंगल की, डायरेक्ट लेंथ दे दी आपको तीनों साइड की, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है और कोई सा फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। बाकी आपने जो भी सीखा है डिफरेंट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर, वो हम उस स्पेसिफिक त्रिभुज वाले केस में लगाएंगे। अगर आपको केवल कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला सीधे लगा दो, आपके पास अगर तीनों भुजाओं की लंबाई अगर दे रखी है तो। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का तो हमको पता होता ही है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, और अगर आप इसका स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालोगे तो बहुत आपको दिक्कत आ जाएगी। इससे बेटर है कि आप इस तरीके से फैक्टर निकाल के स्क्वायर रूट निकाल लो, ताकि क्योंकि जब आप फाइनली निकालोगे तो वो एक दूसरे से कट ही जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राम वांट्स टू बिल्ड ठोस घन बनाना चाहता है राम, जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। इसके लिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। अब अगर आप इसमें देखो, हमने ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं किया था, लेकिन घन का जब मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर आपको किसी बड़े घन में छोटा घन डालना है तो
तरीका तो यही होगा कि जितने भी छोटे घन डालूं उसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, बड़े वाले का वॉल्यूम और छोटे वाले का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि मैं इसका वॉल्यूम तो कितना है, इसका वॉल्यूम है 15 क्यूब, और ऐसे अगर सपोज मैं n घन डालता हूँ, सपोज n नंबर ऑफ क्यूब्स में इसमें डालता हूँ, तो इसका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। ये तो मेरा छोटे वाले का वॉल्यूम हो गया, ये मेरा बड़े वाले का वॉल्यूम हो गया। अब ऑब्वियसली छोटे वाले का वॉल्यूम बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर तभी होगा जब मैं छोटे वाले घन के नंबर्स बढ़ाऊं। यही तो मुझसे पूछा है कि अगर मैं इसे 10 डालूं तो शायद बराबर हो जाए, उसमें फिक्स आ जाए। तो अगर वॉल्यूम बराबर हुआ तो वो नंबर्स उसमें फिक्स आ जाएंगे, बड़े वाले में छोटे वाले वो वाले इतने सारे जो घन है वो फिक्स हो जाएंगे। यही मेरा इसका तरीका होता है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो, इससे मेरा नंबर निकल के आ जाएगा कितना, 15 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। तो अगर इसको दो 5 या 15 हो जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है, तो मेरा 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो n बराबर 27, यानी कि अगर मैं 27 घन डाल दूं उसमें तो मेरा जो है दोनों का जो ये छोटे वाले घन है, ये 27 छोटे वाले घन उस बड़े वाले क्यूब में फिक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो तरीका क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, तरीका ये होता है कि आप दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो। ठीक है, एंड ऑफ द डे क्योंकि घन जाएंगे कहाँ, अंदर ही तो जाएंगे वॉल्यूम में। और घन क्या होता है, एक तरह से कमरा है, सपोज मान लो एक आपका क्यूबिकल कमरा है, उस कमरे में आपको छोटे छोटे घन फिक्स करने हैं। तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि यार इन दोनों का वॉल्यूम अगर मैं बराबर कर दूं, नंबर ऑफ छोटे वाले क्यूब्स और बड़े वाले क्यूब का, तो मेरे पता लग जाएंगे कि मुझे बड़े वाले क्यूब में कितने छोटे क्यूब्स पूरी तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका यही तरीका होता है, तो आप इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए कर्व सरफेस एरिया और राइट सर्कुलर सिलेंडर। मैंने आपको बताया था सर्कुलर सिलेंडर, हमने पिछली बार भी किया था ये वाला क्वेश्चन। ये सर्कुलर सिलेंडर में दो चीज होती है आपका, एक तो ये वाला एरिया होता है और एक आपका वक्र पृष्ठ का एरिया होता है। ठीक है, जिसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। ये जो आपका कर्व सरफेस है ये वाला, तो दो टाइप के इसमें एरिया होते हैं। वॉल्यूम तो फॉर्मूला सिंपल ही होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर आपकी इसकी रेडियस है और एच आपकी इसकी हाइट है। वॉल्यूम तो आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप देख लो, आप आपसे आयतन एवं क्षेत्रफल पूछा है तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच पहले किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। और तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो या तो बी होगा या फिर आपका इसका आंसर डी होगा। और वक्र पृष्ठ का जो इसका क्षेत्रफल होता है, टोटल क्षेत्रफल कितना होता है, टोटल क्षेत्रफल में तो वक्र पृष्ठ भी आ जाएगा और ये दोनों भी आ जाएंगे, लेकिन केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अगर मैं ए वी करके डोनेट करूं तो वो होता है मेरा 2 पाई आर एच। बस आपको ये ध्यान रखना है, 2 पाई आर इसकी वो हो गई परिधि, एच हाइट है, तो परिधि को इससे मल्टीप्लाई करते मेरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। टोटल क्षेत्रफल तो मैंने आपको बताया था इसी वक्र पृष्ठ का, ये इसमें ये दोनों सर्किल का क्षेत्रफल भी जोड़ दो, 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाता है इसका, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लास्ट पेपर में किया था इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें पूरा क्षेत्रफल पूछा था, लेकिन यहाँ पे केवल वक्र पृष्ठ का पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है कर्व सरफेस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है। और आपकी वक्र पृष्ठ होता क्या है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपका ये पूरा जो है कर्व सरफेस है, ये आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, वॉल्यूम सेम ही होता है, वॉल्यूम आपका पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम ये वाला पार्ट होता है आपका सेंटर में जो पार्ट है, ये यहाँ कितना पानी भर सकते हैं उसमें, आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, वो आपका वॉल्यूम वाला पार्ट होता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वैल्यू ऑफ पाई दे रखा है आपको, आपसे पूछा है कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा और सबसे कम बार आने वाले अंक क्रमशः हैं। तो आप इसमें तो ऑप्शन ही देख सकते हो आप, कि देखो अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा और सबसे कम बार कौन सा अंक आ रहा है, तो आप अगर इसमें देखोगे जीरो इसमें केवल एक ही बार आ रहा है। अगर आप जीरो को देखोगे तो जीरो इसमें पूरे में केवल एक बार है यहाँ पर, तो आपको सब पता पड़ जाएगा जीरो की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक है। ठीक है, तो सबसे और भी कोई नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी एक है, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। जीरो की फ्रीक्वेंसी एक है, और आप अगर इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है अगर आप देखोगे तो 3 बार आ रहा है, वो है आपका हो जाएगा 5। देखो ये 5 यहाँ पे आ रहा है। कौन द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट देखनी है हमको, तो जीरो तो एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो सबसे कम बार तो जीरो ही आ रहा है, बाकी सब मुझे दिख रहा है कि एक से ज्यादा बार आ रहे हैं। तो जीरो है जिसकी मिनिमम होगी फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम हो जाएगी आपकी किसी 3 की। 3 क्यों कितनी बार आ रहा है अगर आप देखोगे, 3 एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा, 3 आपका 4 बार आ रहा है, तो ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो यानी कि 3 और 0 आपका इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 2011 वाला पेपर 10-11 वाला पेपर खत्म होता है। ठीक है, और
आई थिंक इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन थे मैथ्स के, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए हैं, जो कि काफ़ी आपका एक तरीके से प्रैक्टिस सेट रेडी हो जाता है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखना और देखना हम क्वेश्चन को कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है। दूसरी चीज़, आपने जो भी क्रैश कोर्स में पढ़ा है, जो भी सीखा है, उसको आप यहाँ अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को देख के कैसे समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। ठीक है, तो यही हमारा मेन मोटो है कि आप सवाल देखते हैं, समझो कि इसमें करना क्या है, और फिर आप उसको जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करके उस सवाल को आप सॉल्व करो। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी अब हमारे बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वो कम से कम 20 में से 19 क्वेश्चन करेक्ट करके आएँ, क्योंकि मेरा सीटेट का एक्सपीरियंस कहता है कि सीटेट में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको मेरे को काफ़ी मैसेज और कमेंट्स आए हैं कि उन्होंने 15-16 तक सवाल उसमें सॉल्व कर दिए। सीटेट का थोड़ा सा ज़्यादा है, आपका जो सिलेबस भी ज़्यादा है, थोड़ा सा टफ जो लेवल है क्वेश्चन का वो भी ज़्यादा होता है। रीट का इतना नहीं है। रीट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए क्रैश कोर्स के वीडियोस एक बार देख लेते हो, और ये पेपर्स जो भी मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ, हम डे बाई डे इसको अपलोड करते जा रहे हैं, अगर ये देख लेते हो तो आप 20 में से 19 क्वेश्चन, मेरी गारंटी कि आप सही करके आओगे। ठीक है, तो आप बस तैयारी अपनी पक्की रखें, और बस इन वीडियो को जितना हो सके, जितने ज़्यादा लोगों तक, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं रीट की तैयारी करने के लिए, रीट की प्रिपरेशन करने के लिए, उन सबको शेयर करें, ताकि मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपका स्कोरिंग टॉपिक बन जाए। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मैथ्स से डरते हैं उनके लिए मैथ्स स्कोरिंग बन जाए, वो पहले जाके सबसे पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मत भूलना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।